Hello students, I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Department of Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with structures of protein, अर्थात प्रोटीनों की संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रोटीनों की संरचनाएं किस तरह से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। प्रोटीन जल अपघटित होकर पेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं जो और अधिक जल अपघटित होकर विभिन्न अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अतः प्रोटीनों की संरचना प्रमुख रूप से दो पदों में संपन्न होती है। प्रोटीन्स की प्राथमिक स्ट्रक्चर मीन्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील विद प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं की संरचना ज्ञात की जाती है, जिसका अध्ययन हम ऊपर भी किया है हमने पहले। किसी पेप्टाइड की संरचना को लिखते समय उसके एन सिरे यानी अमीनो अम्ल वाले सिरे पर को बाएं हाथ की ओर लिखते हैं तथा सी सिरा अमीनो अम्ल के दाईं तरफ लिखते हैं, और इनका नामकरण भी हम इसी प्रकार से करते हैं, जिसमें सी सिरा अमीनो अम्ल डेरिवेटिव्स मानते हैं। जैसा उदाहरण आपको एक ट्राइपेप्टाइड के सी अम्ल तथा जैसे सिरीन में देखने को मिलता है, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन और सिरीन वाला साइड जो है उसको हम सिरीन साइड कहते हैं। अतः यह पेप्टाइड सिरीन का डेरिवेटिव है। यह ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि इस सी सिरे को अमीनो अम्ल के साथ साथ कौन से अमीनो अम्ल हैं जो जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एन सिरे में अमीनो अम्ल के प्रारंभ करके सी सिरे को अमीनो अम्ल तक जितने भी अमीनो अम्ल होंगे उनका नाम उनके अनुलग्न प्रीफिक्सेस के आधार पर किया जाता है। जैसे इन INE के स्थान पर इल YL लगाकर इस क्रम को लिखते चले जाएंगे। अतः ट्राइपेप्टाइड्स का नाम ग्लाइसिल, एलेनिन, सिरीन होगा। इन पेप्टाइडों का भी एक सिरा क्षारीय NH2 समूह से जुड़ा होता है और एक सिरा अम्लीय COOH ग्रुप से जुड़ा रहता है। अतः ये सभी अमीनो अम्ल की भांति ज्विटर आयन बनाते हैं। इनका भी एक समविभव बिंदु होता है, जिसके आधार पर हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं और इनको प्यूरीफाई भी कर सकते हैं, शुद्धिकरण भी किया जा सकता है और इनका पृथक्करण भी आसानी से किया जा सकता है। एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का उसी जैविक सक्रियता पर बहुत प्रभाव पड़ता है जहाँ तक कि किसी अमीनो अम्ल के परिवर्तन से पूरे प्रोटीन अणु के अणु में अत्यधिक अंतर आ जाता है। उदाहरण के रूप में हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है और श्वास नली द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन फेफड़ों से के विभिन्न कोशिकाओं के में पहुंचती है। इस प्रोटीन अणु में करीबन 574 अमीनो एसिड्स की इकाइयाँ होती है, जिसमें अमीनो एसिड्स के क्रम में केवल एक अमीनो एसिड को परिवर्तन करने से सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति को लाल रक्त कणिकाएं का हीमोग्लोबिन अपेक्षित हो जाता है। ये अवक्षेपित होने पर वो सिकल सेल एनीमिया टाइप की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें कोशिकाएं फूट जाती हैं और ऐसा होने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। सामान्य रूप से जो हीमोग्लोबिन होता है वेलिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थायरोक्सिन, प्रोसिन, ग्लूटिनिन, ग्लाइकोसिन एंड लाइसिन टाइप का होता है। लेकिन यदि इसमें केवल एक ग्लूसीन की जगह वेलिनिन लगा दिया जाए, यानी परिवर्तन कर दिया जाए, तो ये एक बीमारी हो जाती है जिसको हमने सिकल सेल एनीमिया कहा। एक प्रोटीन के विभिन्न अमीनो एसिड के क्रम को ज्ञात करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। यह सर्वप्रथम कार्य फ्रेडरिक सेंगर ने किया था और उन्होंने इंसुलिन के अमीनो एसिड्स का एक जो क्रम है उसको ज्ञात किया था। इसके लिए उन्होंने दो बार 1952 में और 1984 में उनको
नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इंसुलिन के 51 अमीनो एसिड्स 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं से जुड़े रहते हैं। एक श्रृंखला ए में 21 इकाइयाँ होती है, जबकि जो बी श्रृंखला है उसमें 30 इकाइयाँ होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में सल्फर क्रॉस बंधों के द्वारा बंधी रहती है। इनकी संरचना को अग्र प्रकार से हम इनको बता सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। इंसुलिन में अमीनो एसिडों का क्रम किस तरह से होता है, ये भी हम आपसे आज बात करते हैं। औषधि रूप में यानी मेडिसिन्स में अब तक इंसुलिन का प्रमुख स्रोत जो है वो पशुओं से की पाचक ग्रंथियाँ, अग्नाशय, पैंक्रियासिस रहा है। यद्यपि वर्तमान में उत्पन्न विभिन्न जो विषय हैं, विज्ञान के इंजीनियरिंग है, उसमें विकास के कारण इंसुलिन का जो सिंथेसिस है वो भी संभव हो पाया है। सेकेंडरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। लंबी लंबी जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर विभिन्न प्रकार के आकर्षणों के द्वारा एक दूसरे से बंध कर वो व्यवस्थित हो जाती हैं और एक त्रिविम संरचनाएं बनाती हैं। इन त्रिविम संरचनाओं को ही प्रोटीनों की सेकेंडरी संरचना कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। इट मे बी ऑफ हेलिकल टाइप, जिनको हम अल्फ़ा हेलिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एक ये सरल प्रकार का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो हेलिक्स टाइप में व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अणु के जिस तरह से बैकबोन होती है उस तरह से दिखाई देती है, जिसमें दोनों तरफ एल्किल समूह रेडिकल्स होते हैं तथा श्रृंखलाओं में आर का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। अतः इस प्रकार की पूरी श्रृंखलाएं स्पाइरल टाइप की हो जाती है, सर्पिलाकार टाइप की हो जाती है, होकर हेलिक्स की संरचना बनाती है और उसी श्रृंखला के विभिन्न भाग परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और हेलिक्स अपनी जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है उसमें बन जाते हैं। बालों और ऊन जैसे रेशेदार प्रोटीनों की संरचनाएं भी इस प्रकार की ही होती हैं, जिन्हें खींचने से लंबे हो जाते हैं तथा छोड़ने पर अपनी पूर्वतः स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि खींचने पर इनके मध्य बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो टूट जाते हैं और प्रोटीन की जो स्पाइरल संरचना है वो स्प्रिंग की भांति खुलकर लंबी हो जाती है तथा इन्हें जब छोड़ दिया जाता है तो खिंचा हुआ पेप्टाइड अणु जो है वो स्प्रिंग की भांति सर्पिलाकार हो जाता है और CO और NH समूहों को आपस में आमने सामने आते हैं तो उसमें पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इसी तरह से पहला प्रकार तो हुआ हेलिकल टाइप एंड द सेकंड इज़, पहला प्रकार जो था जिसका हमने नाम दिया था अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जबकि जो दूसरा है वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर या शीट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम बीटा लहरियादार चद्दर जैसी रूप में भी संरचना कहते हैं। कई प्रकार के पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं खुली अवस्था में होती है जो एक दूसरे के निकट आती है और परस्पर हाइड्रोजन बंधों से टूटकर एक शीट यानी चद्दरनुमा बन जाती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ती है और प्रोटीन युक्त मुलायम हो जाती है, रेशे की तरह हो जाती है ये संरचनाएं। इस प्रकार की संरचनाओं को हम अल्फ़ा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो टर्शरी टाइप के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और अन्य प्रकार के बॉन्ड भी पाए जाते हैं, जिन्हें कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। इस बार हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स का टॉपिक ख़त्म करेंगे। थैंक यू।